नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं और हम इनसे देश की राजनीति में पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आनंद सर और अभय सर, आप दोनों लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत में आनंद सर आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें एक अजीब चीज हुई जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस की, अखबारों में भी उसके बारे में लिखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की एक मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और यह कहा कि जिस तरीके से एनएफएस घोषित किया जा रहा है, फिर सीटों को अनरिजर्व किया जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये आरोप लगाना भी हुआ कि आपके शासनकाल में ऐसा हो रहा है। तो दो स्तरों पर आपकी टिप्पणियां चाहूंगा कि क्या सच में ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और दूसरी, क्या राजनीतिक रूप से इसे हम किसी के इशारे पर किया गया काम माने, या ये माने कि एक घटक दल के रूप में अनुप्रिया पटेल काफी स्वायत्त महसूस कर रही हैं अब। देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं इसलिए इस बात को कहूं कि ये जो जो मेरी समझ है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, उसके हिसाब से ये साफ साफ जो बीजेपी की इंटरनल गुटबंदी है, ये उसका खेल है। इसको कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अनुप्रिया पटेल इंडिया गठबंधन, ये सब नहीं है। ये साफ है कि अब योगी आदित्यनाथ को कॉर्नर करने की कोशिश दिल्ली के इशारे पे हो रही है। और दिल्ली का इशारा मतलब अमित शाह के उस पर हो रही है। और ये एक नहीं है, ये सीरीज ऑफ चीजें अगर आप देखना शुरू करिए तो ये हो रहा है। अनुप्रिया पटेल उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही हैं, ये लेटर लिख के। दूसरी तरफ में एक एक उदाहरण और दूं। एक पत्रकार है, मतलब वो राइट विंगर हैं, खुलेआम है, कोई छुप के नहीं है। उनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी कल अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि जो राम पथ है, जो अयोध्या में 310 करोड़ या कितने का बना है, वो एक केएम सिंह ने बनवाया, उसके ठेकेदार केएम सिंह है। तो वो फिर योगी को जी को कहीं ये कर रहे हैं कि ये जो राजपूत वाला एंगल है, हालांकि केएम सिंह गुजरात को बिलोंग करते हैं, मतलब वो ठेका केएम सिंह की कंपनी गुजरात की है। ये अब आने वाले समय में जो मुझे लगता है, उधर संजय निषाद भी अपना तलवार खींच रहे हैं। उनका मानना यह है कि योगी जी ने अपने अगल बगल की सारी सीटें जितवा दी मेरे लड़के की सीट को छोड़ के। तो ये जनरली, मुझे जो मेरी समझ है, ये योगी जी को कॉर्नर करने के लिए भाजपा का अंदरूनी लड़ाई झगड़ा है। उसमें कोई ये देखना कि अनुप्रिया पटेल को एकदम से बहुत बैकवर्ड फ्रेम वो हो गया है, वो सिर्फ किसी के इशारे पे क्या, अमित शाह के कहने पे ही वो इस तरह के काम कर रही हैं। क्योंकि एक बात और हो गई है, ये भी तय हो गया है कि इस बार जो कुर्मी मतदाता है, अखिलेश यादव ने 13, अगर मैं गलत नहीं हूं, 13 कुर्मियों को टिकट दिया था और काफी कुर्मी इस बार जीत के आ गए हैं। मतलब कुछ तो मेरे ऐसी गिनती क्या है, लेकिन काफी कुर्मी इस बार जीत के आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को अपनी उपयोगिता भी कम लग रही है, क्योंकि उनके दो उपयोग थे। एक उपयोग ये था कि कुर्मी वोट का माना जाता था उनके साथ है, और दूसरा उपयोग ये था कि जो हमारे मोदी जी हैं, उसकी बनारस की कंस्टिट्यूंसी में 2 विधानसभाओं में कुर्मी बाहुल्य है, तो ये माना जाता था कि उनकी वजह से वो काफी ठीक रहेगा। इस बार मोदी जी के वोट इतने कम हुए हैं कि मोदी जी को जो कुल वोट मिले हैं, वो 2019 से कम वोट मिले हैं। नंबर ऑफ वोट्स की मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज नहीं, नंबर। और जबकि टोटल वोट्स जो पोल हुए हैं वो बढ़े हैं, वो करीब 70,000 बढ़े हैं। मोदी जी के पिछले, मेरे पास तुरंत आंकड़ा याद नहीं है मुझे, लेकिन वो 30,000 या 35,000 वोट 2019 के मुकाबले 2024 में उनको कम वोट मिले। और इसका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि वहां से कुर्मी वोटर भी उनके पास से, बनारस से भी भाग गया है। तो अब अनुप्रिया पटेल जी तो पूरी तरह से अनुग्रह पे हैं। अनुप्रिया पटेल जी एक एमपी की पार्टी होने के बाद भी उनको मंच पे बिठाया जाता है, उनको मंत्री पद दिया जाता है। वो खुद अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके जो पति हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया जी कैबिनेट मंत्री केंद्र में हैं, इनके पति कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। और उसके बाद सबसे अच्छा ये लगता है कि जब इन लोग चीख चीख के परिवारवाद का जब आरोप लगाते हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल जी भी धीरे स्वर में बोलती लेकिन वो नहीं है। तो ये अजीब सी बात होती है। मेरे हिसाब से ये अंदरूनी लड़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी की अपनी खींचतान है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से, अच्छा उसका मैं एक प्रोवोकेशन बताना भूल गया। ये प्रोवोकेशन ये भी है कि योगी जी ने जो एडू टेस्ट है,
जो एडू ट्रस्ट है, जो विनीत आर्या जी हैं, जो जिनके पिताजी सदानंद आर्या हैं, गुजरात के हैं, बीजेपी के बहुत नजदीकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनके कई कार्यक्रमों में जाते हैं। उनके पुत्र जो विनीत आर्या जी हैं, जो एडू टेस्ट नाम की कंपनी चलाते हैं, वो कई जगह से ब्लैकलिस्ट हुए हैं, लेकिन हर एक बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी उनको उनको ये टेस्टिंग का और ये सब काम मिलता है। योगी जी ने अभी 6 जून को जब इलेक्शन जैसे खत्म हुआ, चार्जशीट आ गई और चार्जशीट के बेसिस पे एडू ट्रस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और जब पुलिस उनको पकड़ने पहुंची तो पता लगा कि वो तो उड़नछू हो गए हैं अमेरिका। तो ये सब एक दूसरे से लड़ाई का वो है कि भाई आपने विनीत को वो किया है तो अब हम आपको यहाँ केएम सिंह को करेंगे, आपने ये किया, मतलब ये एक दूसरे का वार उलटवार बीजेपी के अंदर का है। इसका किसी बाहर की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये और बढ़ेगा। कमल। लेकिन आनंद सर, क्या ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ असल में इसी तरह की सरकार चलाते आए हैं, जहां पर थोड़ी-सी एक जाति को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और चूँकि वो कमज़ोर हुए हैं इसलिए अब इस तरह के मुद्दे सामने आने लगे हैं। क्या इस तरह के आरोपों में आप दम देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप उनके जितनी पोस्टिंग्स हैं अगर उसको देखिए तो बिल्कुल ही आरोप सही बैठता है। मेरे पास तुरंत का डेटा नहीं है। एक समय उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 30 या 31 जिलों के डीएम राजपूत थे। तो अगर 30 या 35 डीएम, अच्छा ये हरदम रहे हो तो ठीक है, या अगर आपके 33% राजपूत आईएएस हो तब भी ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो आरोप लगे या ना लगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राजपूत होने से आप कई जगहों पे ऐसे लोगों को देखेंगे जो राजपूत होने या वो राजपूत हैं, जो एसएचओस हैं वो ज्यादातर राजपूत हैं, जो डीएम है वो ज्यादातर राजपूत हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इसको इसी चश्मे से देखा जाता है कि भाई ये योगी जी राजपूत हैं इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा ये कह दूं कि 2 जगह लेकिन वो राजपूतों के अगेंस्ट भी खड़े हुए दिखाई दिए हैं। उसमें से एक बड़ा केस बृजमोहन शरण सिंह का है। बृजमोहन शरण सिंह अभी नहीं, ये जो अभी उनका यौन शोषण का मामला हुआ, तो उससे पहले भी अगर आप याद करिए तो जब कोरोना के समय वो कुछ धरना प्रदर्शन करने की, और उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया था, इस तरह की बात कर रहे थे योगी के अगेंस्ट। वो अमित शाह कैंप के हैं, और इसीलिए शायद यौन शोषण और इस सब करने के बाद भी उनके ऊपर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। मतलब वो अब तो चार्जशीट भी फाइल हो गई, लेकिन उनका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। उसी तरह से अजय टेनी है। अजय टेनी अमित शाह के कैंप के हैं। अजय टेनी को, मतलब जहां तक उनके लड़के को, अगर वो जेल में गए हैं तो वो अजय टेनी ऐसा मानते हैं कि योगी जी ने एक निष्पक्ष जांच करा दी, हालांकि उसमें योगी जी का लेना देना कुछ नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में वो जांच हुई थी, एसटीएफ बनी थी। उसके लिए भी ये माना जाता है कि वो योगी जी ने अजय मिश्रा टेनी को फंसाने के लिए किया। और इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां ये माना जाता है कि योगी जी राजपूतों के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ बाकी जातियों के प्रति उनका इस तरह का आग्रह नहीं रहता है। कमल जी। अब इससे पहले ये माना जाता था कि जो एक द्वंद्व चल रहा है आरएसएस और भाजपा के बीच में, उसमें थोड़ा झुकाव जो आरएसएस प्रमुख का है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है। वो गोरखपुर रहे तो शायद उनसे मिले भी थे। तो इस पूरे जो एक हल्का सा विवाद जैसी जो स्थिति है, या काफी गंभीर स्थिति भी इसको कह सकते हैं, उसमें आरएसएस और भाजपा के संबंधों को हम कैसे देखें? क्या हम कह सकते हैं कि अमित शाह और उनका जो खेमा है वो एक तरीके से मुठभेड़ करने की स्थिति में है संघ से भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो संबंध है और जो कुछ घटित होता है, उसमें से बहुत कम का ऐसा हिस्सा है जो कि सार्वजनिक जीवन में सामने हम लोगों के आ पाता हो। वो अंदर ही अंदर उसको कर लेते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में झटका लगा, उससे कुछ चीजें निकल के आई। कभी कभी मोहन भागवत के पहले भी वक्तव्यों से कुछ बातें निकल के आई थी। 2014 में जब मोदी ने पहला चुनाव जीता था, तब मोहन भागवत ने ये कहा था, इसे किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं मानना चाहिए। इस तरह वो कुछ कुछ बातें इशारों से और कभी कभी सीधे सपाट अंदाज में वो कहते रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोदी, मेरी 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 समझ ये है कि मोदी और शाह की जो कोशिश होती है वो ये है कि उत्तरोत्तर किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबदबे से आजाद हुआ जाए। जब वो गुजरात में थे तब भी उनकी कोशिश ये थी। गुजरात एक छोटी जगह थी, वहां पर बड़ी आसानी से वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए थे। भारत बहुत बड़ी जगह है,
यहाँ पर दरअसल गुजरात में एक तरह से उन्हें देखा जाए तो संघ की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी चुनाव जीतने के लिए, इस तरह का उन्होंने बंदोबस्त अपना कर लिया था। लेकिन भारत बहुत बड़ी जगह है, भारत में चुनाव जीतने के लिए बार बार आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कार्यकर्ताओं की और उसके संघ में जो संघ से जो भाजपा में लोग आए हैं उन सबकी वफादारी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर वो इतने कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों पक्षों के बीच में एक तरह की जद्दोजहद, एक तरह की रनिंग बैटल हमेशा चलती रहती है। इस वक्त वो रनिंग बैटल काफी मुखर है। अगर वो मुखर नहीं होती तो अभी तक जगत प्रकाश नड्डा की जगह नरेंद्र मोदी ने अपना कोई पसंदीदा व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना दिया होता। अब उन्हें संघ की जब तक हाँ नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो संघ की कतारों से नहीं आते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कभी नहीं गए। वो तो महंत अवैधनाथ के शिष्य थे, महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, इस तरीके से वो गोरख पीठ जो है उसके महंत बन गए, प्रमुख मुख्य महंत बन गए। और महंत अवैधनाथ के जाने के बाद में अब सारा कामकाज देख रहे हैं, उससे जुड़ी हुई पूरी राजनीति है उसके भी संचालक और कर्ता धर्ता वो ही थे। उनका एक संगठन है हिंदू युवा वाहिनी टाइप नाम है उसका, उससे वो एक जमाने में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े करते रहे। अभी वो 3 बार लगातार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन भाजपा के खिलाफ उम्मीदवारी खड़े करते रहे। इस सब के बावजूद भी, जबकि अमित शाह और मोदी ये दोनों संघ की कतारों से आए हैं, ये तो संघ के प्रचारक थे, संघ ने उनको भाजपा में काम करने के लिए भेजा। इस सब के बावजूद भी मेरी समझ ये है कि संघ जो है वो इन दोनों के मुकाबले आदित्यनाथ जी को ज्यादा पसंद करता है। या आप ये कहेंगे कि संघ कोशिश करेगा, कर सकता है कोशिश की ये सभी लोगों को वो अपने साथ रखे, वो मोदी और शाह को भी रखे क्योंकि ये केंद्र की सत्ता को थामे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ को भी साथ में रखे क्योंकि वो संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। और वो एक इस तरह के मुख्यमंत्री हैं जिसमें मुझे समझता है मैं समझता हूँ संघ एक नए मॉडल, शासक के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के एक नए मॉडल को परिकल्पित कर रहा है। संघ जो है उनके रूप में एक नया प्रयोग कर रहा है, ये संयोग से ही उनके हाथ में प्रयोग लगा है, लेकिन इसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश संघ करता है। और वो प्रयोग ये है कि एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति जो कि सीधे सीधे पहली नजर में हिंदू धर्म की जो आक्रामक हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं उनकी नुमाइंदगी, भगवा वस्त्रधारी तो बहुत है देश में, उनकी नुमाइंदगी करता है, राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेता है, राजनीति में सक्रिय रहता है, चुनाव लड़ता है, लड़वाता है, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने वाले वक्तव्य देता है, और उसने अपनी पहलकदमियों और एक निश्चित योजना से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में 80 सीटों वाले प्रांत में प्रशासन का एक बुलडोजर मॉडल भी तैयार किया है। एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिस मॉडल को दूसरे मुख्यमंत्री भी कहे अनकहे तरीके से उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं इसको कहता हूं कि ये खलीफा वाला मॉडल है। इसमें आपका जो धार्मिक मुखिया है और राजनीतिक मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति हो। ये जो खिलाफत राज्य प्रणाली जो कि तुर्की में प्रमुख तौर पे थी, वो उसमें खलीफा जो होता था वो धार्मिक प्रमुख भी था और राजनीतिक प्रमुख भी था। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में इस बार जो पराजय हुई है, इस पराजय ने बुलडोजर मॉडल पे भी सवालिया निशान लगा दिया है, और जो खिलाफत का मॉडल है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया है। इस पराजय के कारण एक जबरदस्त किस्म का गृहयुद्धनुमा माहौल बन गया है भाजपा के भीतर, और उसमें भाजपा के जो घटक दल हैं उनको भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल, जिसको आनंद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, मैं उनकी व्याख्या के बिल्कुल साथ हूं, लेकिन अनुप्रिया पटेल, हो सकता है कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने वो पत्र लिखा हो, लेकिन उनकी ये एक वाजिब और जरूरी चिंता भी है कि कुर्मी वोट उनसे छूटते जा रहे हैं। वो अपनी एक सीट भी हार गई हैं, कुर्मी वोटों पर उनका नियंत्रण हट रहा है। अखिलेश की जो रणनीति रही है उसने अनुप्रिया पटेल को अपने कुर्मी आधार में भी कमजोर कर दिया है। तो अगर वो और ज्यादा कमजोर अगर हो गई तो फिर उनका राजनीति में उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी, फिर तो अमित शाह ही उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये कई तरह की मजबूरियां इसमें
काम कर रही हैं। दूसरे, आदित्यनाथ सरकार के ऊपर ये एक इल्जाम केवल अनुप्रिया पटेल ने नहीं लगाया है, उनके ऊपर ये जो जांच चल रही है कि हार क्यों हुई, इसमें भी भूपेंद्र चौधरी ने खुद पत्रकारों को बताया है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भाई संविदा की जो भर्तियां हो रही थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा का मतलब शायद कॉन्ट्रैक्ट ही रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जो भर्तियां हो रही थी उन भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा था, तो वो उन भर्तियों का लाभ जो है वो ओबीसी और दलितों को मिल नहीं रहा था। इसकी वजह से भी सरकार के खिलाफ इन वर्गों में नाराजगी थी और इन वर्गों के वोट इसीलिए भाजपा के कम हो गए, और जो मिलने चाहिए थे वोट बाहर से, जो बहुजन समाज पार्टी से छूटे हुए वोट थे, वो भी भाजपा को न मिलकर कांग्रेस के जरिए अखिलेश के पास चले गए। तो ये इस तरह की तमाम मुश्किलों और जद्दोजहद से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मसले में फंसी हुई है। अच्छा, अब आखिरकार जब पहली बार आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसा तो हो नहीं सकता वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की पसंद थे तभी बनाया गया था मुख्यमंत्री। ये तो इन लोगों ने खुद ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। जो राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया, और जब मनोज सिन्हा को तय पाया गया कि वो मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए, तो किसको बनाया जाना चाहिए, तब आदित्यनाथ जी का नाम आया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अमित शाह से बहुत से पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने इन्हें क्यों मुख्यमंत्री बनाया, ये तो कोई भाजपा के परंपरागत नेता भी नहीं है। तो अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे 3 बार एमपी रह चुके हैं, इतने बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, और अमित शाह ने कहा था कि मैं खुद गया था वहां पर इनको मुख्यमंत्री बनाने, चुनाव करने के लिए मैं खुद गोरखपीठ गया था, वहां पे मैं 2-3 रात रुका और मैंने इनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। अमित शाह ने ये बयान दिया था कि किस तरह से सवेरे उठते हैं, फिर गायों को चारा खिलाते हैं, वास्तव में इनकी दिनचर्या कितनी बेहतरीन है और कितने ये इस मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। ये करके अमित शाह ने इनके पक्ष में एक पूरा तर्क तैयार किया था। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी रूप से दोस्त और स्थायी रूप से दुश्मन तो होता नहीं है, और जो आज आपका दोस्त है उसके साथ आपके अंतर्विरोध हो जाते हैं। कालांतर में अमित शाह और इनके बीच में दूरी बढ़ती चली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में छवि जो पार्टी नहीं बनाई थी, जो बन गई, फिर बाद में आप जो छवि आप बनाते हैं वो आपके गले में लटक जाती है। छवि मोदी और योगी की जोड़ी की बनी थी, तो अब इस जोड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता था। तोड़ने से काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन होता, काफी गड़बड़ी होती, और उससे राजनीतिक नुकसान होने की बहुत अंदेशा होता। आज भी मैं मानता हूं कि आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के हलक में फंसे हुए। आला कमान ना उन्हें उगल सकता है ना निगल सकता है, तो क्योंकि लगातार उसे ये आकलन करते रहना पड़ता है कि इनको हराने का, इनको रखे रहने से कम नुकसान है, ज्यादा नुकसान है, या इनको हटाने से ज्यादा नुकसान। तो ये जब आखिरी रूप तौर पर मेरा मानना है कि फाइल तैयार कर रहे हैं वो आदित्यनाथ के खिलाफ, फाइल पूरी तरह उन्होंने ये सब जो देखिए उनके खिलाफ 150 विधायकों ने एक जमाने में धरना दिया था, उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने धरना दिया था। फिर उसके बाद में अनुप्रिया पटेल ने ये चिट्ठी लिख दी है। उसके बाद और भी कई लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिखत पढ़त कर चुके हैं। फिर जो भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जांच पड़ताल चल रही है, वो पूरी जांच पड़ताल ही आदित्यनाथ के दरवाजे में ठीकरा फोड़ने के लिए की जा रही है। एक मोटी फाइल इनके खिलाफ तैयार हो रही है। जिस दिन आला कमान ये तय कर लेगा कि भाई इनको हटाने से हमें इनको रखे रहने के मुकाबले कम नुकसान है, उस दिन इनको हटा दिया जाएगा। और इनको, मेरे ख्याल से अगर इनको हटाया जाएगा तो अभी ये अगले 5-6 महीने में ही इनको हटाया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के नजदीक पहुंच जाएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे, कम समय रहता जाएगा, उतना हटाने में ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हटाते ही राजपूत, कोई भी परिस्थिति हो, राजपूत मतदाताओं को एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी, और वो राजपूत मतदाता का एक हिस्सा जो है वो जा सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ झुक सकता है। तो इन सब बातों का ख्याल करके वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अब आदित्यनाथ जी आला कमान के उतने प्रिय नहीं रह गए हैं जितने प्रिय उस वक्त थे 2017 में, जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो उसके हलक में अटके हुए हैं। आला कमान ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि इनके साथ वो क्या सलूक करे, इन्हें मार दिया जाए या इन्हें छोड़ दिया जाए। आनंद सर, शायद आप इसमें कुछ और मैं एक दो चीजें उत्तर प्रदेश के रेफरेंस जरा और जोड़ इसलिए दूं कि दर्शकों को और क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से ये जो आरएसएस है,
ये योगी जी का नेचुरल अलाई नहीं है, लेकिन चूंकि आरएसएस एक बड़ी लड़ाई मोदी जी के अगेंस्ट लड़ रहा है, इसलिए उसको आज योगी जी की जरूरत है, तो वो कन्वीनियंस के का साथ है। उसी तरह से आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उनका और अमित शाह का इतना ज्यादा 36 का आंकड़ा है कि वो लोग एक फंक्शन में डायस नहीं शेयर करते हैं। अगर अमित शाह आएंगे तो आनंदीबेन पटेल नहीं जाएंगे, आनंदीबेन पटेल है तो अमित शाह नहीं आएंगे। ये जब से वो यहाँ आई हैं गवर्नर, एक भी आप फोटो ऐसी नहीं देखेंगे जहां पे इन दोनों लोगों ने मंच शेयर किया, इतनी हद तक वो है, तो वो उनके नेशनल अलाई हैं। एक चीज और बता दें, स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी बिरादरी से आते थे, वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे 2022 के विधानसभा इलेक्शन में, और 2019 में जब पार्टी जीत गई तो उसके बाद बनाए गए थे लोकसभा को। अच्छा किया, मेरे ख्याल से उनको जब हटाया है तो देखिए ये सारी चीजें कहीं नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं ये लगा कुर्मियों को कि भाई स्वतंत्र देव सिंह को योगी जी पूरे हद तक बैक करते थे, उनकी प्री कंडीशन होती थी कि स्वतंत्र देव सिंह को नहीं हटाया जाएगा। अब उनके हटने का, अमित शाह को हटाने का बड़ा कारण यह था क्योंकि वो योगी की चॉइस थे। मैं एक और जरा चीजें इसलिए बता दूं, अभय भाई ने एक नाम लिया हिंदू युवा वाहिनी, अमित शाह ने ये प्री कंडीशन की थी कि आप अपनी हिंदू युवा वाहिनी को डिसमेंटल करेंगे, आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, और उन्होंने उसको बंद किया। और उसके जो अध्यक्ष उस समय के सुनील सिंह, जिन्होंने इनके साथ एक लंबा समय था, इनके लिए हरदम सुख में, दुख में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में खड़े रहते थे, उनसे इनका दुराव हुआ, उनको जेल डाला गया, आज वो समाजवादी पार्टी में। तो अमित शाह ने अपने हिसाब से जो वो चाल चलते हैं ना कि इनको बिल्कुल दंतहीन, नखहीन, शक्तिहीन कर दो, वो तो काम कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि अमित शाह ने अपने अगेंस्ट इतना ज्यादा इलविल कर ली है। वो मैं एक कारण और अभय जी बहुत छोटा सा बता दूं, वो कहीं ना कहीं वो काम करता है, हो सकता है कि वो बहुत पकड़ में नहीं आता। याद रखिएगा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जब बना था तो उसमें 9 परमानेंट सदस्य हैं, 6 उसमें डीएम फैजाबाद, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, या कोई मतलब सेक्रेटरी गवर्नमेंट, इस तरह के 6 उसके परमानेंट सदस्य नहीं है, मोर और लेस ऑफिशियल है। उसी में नृपेंद्र मिश्र भी आते हैं। जो 9 परमानेंट सदस्य हैं उसमें गोविंद देवगिरी जी पूना के बेस्ड हैं, उसमें वासुदेव नंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ के हैं, जिसके लिए जो दूसरे स्वरूपानंद सरस्वती थे वो कहते थे ये नकली शंकराचार्य है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको मना किया हुआ है, उनको बनाया गया। स्वामी परमानंद महाराज जी अखंड आश्रम हरिद्वार के हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज जी कर्नाटक के हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन शुरू करने वाले, उस पूरी समस्या को अब उसको आज तो हम लोग उसको समस्या ही समय कहते थे, करने वालों में पहला नाम दिग्विजयनाथ का था, जो एज गोरखनाथ टेम्पल के उस समय वो महंत थे, मुख्य महंत थे, जो 1952 में जब वो वहां पे राम लला जी अवतरित हुए और जो बताया गया कि वहां जाके रखे गए, उस रखने वालों में मुख्य आदमी वो थे। आप एक ट्रस्ट बनाते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे एक उस गोरखनाथ महंत का, एक गोरखनाथ टेम्पल का एक रोल था, उसको आप वहां नहीं रखते हैं। और उसका एक पक्ष और भी है जो शायद कहा नहीं जाता है, उस ट्रस्ट में आप 15 में से 13 ब्राह्मण, एक वैश्य और एक दलित रखते हैं, आप एक भी राजपूत नहीं रखते। तो ये चीजें हो सकता है कि रोज डिस्कस ना होती हो, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं लार्जर जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो ये छोटी छोटी चीजें भी इकट्ठा होके जो अमित शाह और योगी जी के बीच का द्वंद है उसको और हवा देती है। कमल जी। अभी सर एक अलग मुद्दे पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, और वो मुद्दा नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है जो उनके पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के एक स्लीपिंग सेल के रूप में जाने जाते रहे, संजय झा। तो क्या एक तरीके से वो अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हवाले करने की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और मजबूरी है? मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने, जब तक नीतीश कुमार को ये संदेश नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तबाह बर्बाद कर देना चाहती है, उनके संसदीय दल को तोड़ना चाहती है, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, और अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है। तब तक तो वो ऐसे सब काम करेंगे
जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिखाएंगे कि उनका उनके साथ गर्भ नाल का रिश्ता वो कायम करना चाहते हैं, अभिन्न रिश्ता कायम करना चाहते हैं। अभी देखिए, अश्विनी चौबे ने एक वक्तव्य दिया था। अश्विनी चौबे ने ये कहा था कि ये एनडीए को नया चुनाव होना चाहिए और एनडीए को भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये वक्तव्य दिया और बाहर से आयातित लोग बर्दाश्त नहीं होंगे, ये उन्होंने साथ में कहा था। इसको अलग कर दीजिए, लेकिन जो पहला वाला हिस्सा है वक्तव्य का कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, इसका तुरंत खंडन किया। कहा कोई गलतफहमी न फैले, सम्राट चौधरी ने, उन्होंने कहा कि अगला चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अच्छा, अब केंद्र सरकार नीतीश कुमार पे, केंद्र सरकार नंबर 1 पे तो तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू भी निर्भर है, नंबर 2 पे नीतीश कुमार पर निर्भर है। तो ये जो गठजोड़ सरकार का बंदोबस्त दिल्ली में है, इस बंदोबस्त को अभी भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ाना नहीं चाहेगी। बिहार चुनाव तकरीबन 1.5 साल दूर है और इस बीच में गठजोड़ सरकार कभी भी किसी नाजुक स्थिति में फंस सकती। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगातार प्रमुखता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाएगी। अगर कोई नेता ऐसी प्रमुखता को कमतर करके दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका बड़ी तत्परता से खंडन किया जाएगा। हाँ, अगर नीतीश कुमार को कहीं ये लगा कि भाजपा के अंदर कुछ इस प्रकार की साजिश हो रही है जो उनके खिलाफ है, जो उनकी राजनीति को खत्म करना चाहती है, तब तो वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। फिर तो रातों रात उठ के तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। तेजस्वी यादव का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ है, सब लोग जानते हैं, और वो भाजपा के लिए बिहार में विनाशकारी साबित होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी संजय झा को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है। पहले ललन सिंह अध्यक्ष थे शायद, जी हाँ, ललन सिंह अध्यक्ष थे। तो इससे कोई ऐसा बात, पहले सुशील मोदी के बारे में कहा जाता था कि वो भाजपा के अंदर नीतीश कुमार के स्लीपिंग सेल है। तो ये इस प्रकार के गठजोड़ में ये सब चलता रहता है। असली बात यह है कि भाजपा की बिहार के बारे में रणनीति क्या है। भाजपा की रणनीति नीतीश मुखापेक्षी है या वो नीतीश कुमार से आजाद होना चाहते हैं। इसके आधार पर तय करेंगे नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड क्या करेंगे। आनंद सर, ये जो नीतीश कुमार जी की राजनीति रही है, वो हमेशा एक दूसरे स्तर पे एक नेता बनाते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसको एकदम खंड कर देते हैं, पार्टी से निकल जाते हैं वो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे वो आरसीपी सिंह हों, या कुछ समय के लिए प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष बने थे। तो क्या ये एक असुरक्षा बोध की राजनीति है जिसमें वो किसी बड़े नेता को नहीं उभरने देना चाहते हैं? कमल जी, इसको मुझे लगता है कि इसको दूसरे लेंस से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि आज इतना कुछ हो रहा है, और आप ही ने एक टर्म यूज किया स्लीपर सेल, ये आज से नहीं है। अगर आप देखिए, ये नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड है ये कहने में कि प्रशांत किशोर का अपॉइंटमेंट उन्होंने अमित शाह के कहने पर किया था, ऑन रिकॉर्ड है। ये उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई मैंने प्रशांत किशोर को, क्योंकि अमित शाह साहब का फोन आया था, इसलिए मैंने उनके कहने पे इनको अपनी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट और क्या क्या उनको कैबिनेट मिनिस्टर जो भी बनाया था। आप सारे लोगों की लाइन से ले लीजिए, आरसीपी सिंह आज जाके बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये जितने लोग हैं, इसमें सिर्फ एक आदमी ललन सिंह ऐसा था जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि वो आरजेडी के लालू यादव के साथ उनकी ज्यादा घनिष्ठता बढ़ गई है। हालांकि जेडीयू की तरफ से लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाला था उसकी पैरवी करने वाला पहला व्यक्ति जो था और जिसने पूरे उसको कंक्लूड तक किया, उसका नाम ललन सिंह था। तो जब उनके ऊपर आरोप लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ललन सिंह को वहां से हटाने की कोई जरूरत नहीं थी जब वो अध्यक्ष थे। मतलब वो नीतीश खुद बन गए। नीतीश उनकी जगह किसी और को बनाते तो समझ में आता कि भाई वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ये मंत्री, लेकिन नीतीश का ये भी शो करता है कि उनको ललन सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ये मुझे एंड समय में शायद मेरी बात ना माने, तो इसलिए वो हटाना वो दर्शाता था। संजय झा, ये याद रखिए कि संजय झा वो व्यक्ति हैं जो 3-4 लोग जो इंस्ट्रूमेंटल थे इनकी एनडीए में वापसी के लिए, उसमें संजय झा एक प्रमुख नाम थे। तो मुझे इस पे कहीं कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने किसी के प्रॉम्प्ट पे या इसलिए कि उनको थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स हो जाएं, क्योंकि जैसे वो जब वो स्टेज पे मोदी जी का पैर छूते हैं
तो उससे उससे क्या आप करेंगे? आप कई लोग क्या वो लोग उनकी दिमागी हालत से उसको जोड़ने लगते हैं। जब वो स्टेज पे बैठ के मोदी जी का हाथ कुछ देखने लगते हैं तो लोग उसको भी दिमागी हालत से कहते हैं। तो अब ये दिमागी हालत है या थोड़ा अति भक्ति की बात कर रहे हैं, उसके चक्कर में संजय झा को उन्होंने बना दिया है। लेकिन संजय झा का, जैसा आप और हम सबका मानना है, वो थोड़ा ना थोड़ा वो रिमोट या पुराना कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी से तार तोड़ के जुड़े ही हुए हैं। अब उसको आज संजय झा इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी अपने साथ लेते जाए। आरसीपी सिंह एक समय इस तरह की धमकी तो दे ही रहे थे कि वो पार्टी अपने साथ ले जाने के चक्कर में थे। संजय झा इस स्थिति में नहीं है, लेकिन नीतीश जी जो भी कर रहे हैं वो इस समय को उनको लगता है कि उनको ये प्रूफ करना जरूरी है कि वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़े हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तरह तरह की भाव भंगमाएं हैं, तरह तरह का आचरण है। अब वो क्यों ये कर रहे हैं, वो क्या ज्यादा बिहार के लिए ज्यादा कुछ लेना चाहते हैं, पैसा ज्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, अपना कोई पर्सनल एजेंडा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संजय झा एक बीजेपी को एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाए जो बीजेपी के लिए कन्वीनियंट आदमी। कमल जी। लेकिन आनंद सर, ये जो चर्चा चलती है अलग अलग नेताओं के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, उनकी तबीयत खराब है, तो क्या ये एक कमी है हमारे देश की राजनीति में कि नेता लोग खुलकर सामने नहीं आते और इस बात का खंडन नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी नहीं देते हैं? आपको लगता है कि इस खबर में थोड़ी सच्चाई भी हो सकती है, नहीं, उनकी तबीयत खराब है? ये नेता क्यों, ये खिलाड़ी भी तो नहीं बोलते हैं कहीं पे भी। वो व्यक्ति आज तक आपको जो नौकरी कर रहा होता है वो भी झूठ। कितने मेरे जानने वाले हैं जिनको मेडिकली उनको शायद नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, या वो नौकरी नहीं कर पाते अगर बात खुल जाती, चुपचाप रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं। नेता है वो चुपचाप ये रहता है, बिना ये बताए कि मेरी तबीयत खराब है, वो करता रहता है। नीतीश जी क्यों, इसके ऊपर तो इस तरह की बात लोग नवीन पटनायक के लिए कहते हैं। इस तरह की बात, इस बार जो मोदी जी का आचरण रहा, उसमें कई लोग मोदी जी के बारे में भी जब वो कहने लगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरे मतलब इस तरह की बातें, तो लोग तो दिमागी हालत के लिए बहुत से लोगों के लिए ये सब बातें कहते हैं। मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती है। नीतीश जी जो कर रहे हैं वो अब मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी कुछ ऐसे ही कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती, मैं थोड़ी देर के लिए आई टेक इट कि उनसे मान लीजिए किसी वीकर मूवमेंट में कोई, तो आदमी फिर रिकवर भी करता है, उसको फिर पूरा भी करता है। तो वो कहीं से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुझे उसका करेक्शन करते हुए कभी भी नहीं नीतीश जी की तरफ से कोई आग्रह हुआ कि उन्होंने कोई गलती की हो इस तरह की स्वास्थ्य को की वजह से, और बाद में उनको लगा हो, रियलाइज किया हो, तो उन्होंने उसको ठीक किया। ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। कमल जी। अभी सर को सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा द हिंदू में, उसकी चर्चा काफी हुई, जिसमें वो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जनता ने एक अलग तरह का जनादेश दिया है। तो क्या सच में ऐसा हम माने, या हम ये माने कि नरेंद्र मोदी इस बात को दिखाने के लिए, चूंकि उनको एहसास हो चुका है कि जनादेश कुछ अलग तरह का है, कुछ अलग से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य बता रहे हैं, विपक्ष के सामने अगर नरेंद्र मोदी पुराने रूप में है तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके पास क्या विकल्प है? देखिए, मेरा मानना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, पूरा बहुमत मिला था उन्हें। 2019 में फिर पूरा बहुमत मिला था, लेकिन पूरे 10 साल में आप देखिए, बार बार भाजपा समर्थकों और प्रवक्ताओं की तरफ से एक बात कही जाती रही है कि मोदी जी केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है, सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने कभी किसी प्रधानमंत्री से ये बात नहीं सुनी होगी भारत में, यानी जो अल्पमत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव, उन्होंने कभी ये डायलॉग नहीं बोला। इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, और उससे पहले पूर्ण बहुमत के भी जो बहुमत, राजीव गांधी कितने विशाल बहुमत के थे, इंदिरा गांधी हमेशा 350 सीटों की प्रधानमंत्री रहती थी कम से कम। तो वो लोग वीपी सिंह चंद्रशेखर, हाँ, वीपी सिंह चंद्रशेखर, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली। आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति 2 बार स्पष्ट बहुमत का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो वैधता है अपनी, मतलब उस वैधता को कहीं स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो बार बार उसे कहना पड़ता है। इसी का एक परिणाम यह है कि वो विपक्ष का लगातार अपमान करता है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, विपक्ष को लगातार कमतर बताना। अब जैसे कि पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी कहते रहे कि इनकी कोई एकता नहीं है, ये लोग एकताबद्ध नहीं है,
इनकी एकता कमजोर है, इसमें सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे ये सब लोग बुरी तरीके से बिखर जाएंगे, पहले ही से इनके बीच में लड़ाई हो गई है, शुरू हो गई, ये वो कहते थे। इस वक्त भाजपा के सारे प्रवक्ता टीवी मंचों पे यही कह रहे हैं कि नंबर आप संख्या बहुत बड़ी बता रहे हैं, आप बड़े भारी राजनीतिक पंडित हैं, मेरे ऊपर ही व्यंग करते हुए कह रहे थे कि आप बड़े भारी राजनीतिक पंडित हैं, आप ये बड़ी संख्या बता रहे हैं, लेकिन दरअसल तो इमरजेंसी के सवाल पे ही सब लोग अलग अलग खड़े हुए हैं। हमने देखिए उनके बीच में फूट डाल दी है या उनकी बीच में पड़ी हुई फूट साफ दिखाई पड़ रही है। अभी भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष की संख्या और ताकत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो बढ़ोतरी दिख रही है ये ऊपर से दिख रही है, वास्तव में नहीं हुई है। जबकि है बिल्कुल इसका उल्टा। उल्टा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में चुनाव हारी है, और वो बहुत से राज्य हैं, वो राजस्थान है, वो झारखंड है, वो उत्तर प्रदेश है, सब जगह चुनाव जहां हारी है, वहां भारतीय जनता पार्टी में एक तूफान सा आया हुआ है। वो लोग अपनी हार के कारण तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बीच कुछ दिन पहले तक चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप हार गए, आप हार गए, आप घमंडी, आप हार गए, घमंड। वो इनके कान में बार बार कह रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी वजह से इन लोगों में बड़ी बेचैनी थी। तो ये उल्टी, वास्तविक स्थिति इसकी उल्टी है। वास्तविक स्थिति ये है कि विपक्ष आत्मविश्वास से भरपूर है, उसके पास एक नई ऊर्जा है, वो तरह तरह से इनका कैसे मुकाबला किया जाए इसकी योजनाएं बना रहा है। और मेरा मानना यह है कि वो जरूरी उसकी कुछ ना कुछ नया तौर तरीका मुकाबला करने का सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के भीतर जो एकता होती है उसकी उसके संकट की भी शिकार है। अभी इतनी देर हम लोग उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर ही रहे थे। वो चर्चा क्या थी? यही चर्चा थी कि भाजपा के अंदर किसी भी प्रश्न के ऊपर एकता नहीं है। एक इतना आपका सबसे बड़ा और 2 बार लगातार चुना जाने वाला जो मुख्यमंत्री है, उसकी आपके गृह मंत्री के साथ में एक युद्ध चल रहा, एक शीत युद्ध चल रहा है उन दोनों के बीच में। ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के मोर्चे, भाजपा के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। संघ से भी उसके संबंध बहुत ही विश्वसनीय और मधुर किस्म के नहीं है। वो कैसे हैं, क्या है, इसको डिकोड करने में हम लोगों से भूल हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से वो ऐसे संबंध नहीं है जिनको सहज और स्वाभाविक कहा जा सकता हो। बात बिल्कुल उल्टी है। और ये सरकार 1 महीना होने में अभी 9 दिन बाकी हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई मामला प्लेट पर रखकर विपक्ष को थमा रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी बड़े संकट से गुजर रही है, मेरी ऐसी मान्यता है। आनंद सर, पिछले हफ्ते जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। आमतौर पर पिछले 10 सालों की राजनीति में माना जाता था कि मोदी के सामने कभी भी राहुल गांधी होंगे तो नरेंद्र मोदी आगे रहेंगे। क्या एक तरीके से अब वो स्थिति कायम रहेगी, यानी बीजेपी के लिए काफी सहूलियत वाली स्थिति हो गई और राहुल गांधी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिसमें उन्होंने खुद को डाल दिया है? कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं पहले भी जब इस पे बात हो रही थी, तो जब अभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने थे और कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा था कि भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने, इन्होंने समय मांगा था। मैं उस समय स्पष्ट राय था, मेरी व्यक्तिगत राय, और मैंने इस पे कार्यक्रम भी किया था, ऑन रिकॉर्ड हूँ, कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए। और जो उसके कुछ मेरे कारण थे, और क्यों नहीं बनना चाहिए ये कारण भी मैंने बताए थे। बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन के 2024 के इलेक्शन में एक उनके पास नेचुरल लीडरशिप आ गई थी। उससे पहले मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो बीआरएस के चंद्रशेखर हो, ये लोग एक नॉन यूपीए संगठन बनाने की कई बार कोशिश किए थे, वो नहीं बन पाया था। इस इलेक्शन में जिस तरह से अखिलेश यादव और इनकी जोड़ी बनी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में समन्वय रहा, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से, मैं पहले तो इंडिया गठबंधन की बात कर लूं, उसको एक लीगल फ्रेम, एक वैधता मिलती है। इन सारे लोगों में मेरे ख्याल में राहुल गांधी ही के पास तो कैपेसिटी है, और वो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में दिखाई, जहां पे वो अपोजिशन को अपने साथ ले चलने की कैपेसिटी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी उसके 3 आयाम है। एक है इंडिया गठबंधन, वहां पे उनकी लीडरशिप को वैधता मिलती है। कांग्रेस पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन आप ज्यादातर जगह देखते होंगे कि खड़गे जी के साथ साथ राहुल गांधी दिखाई देते हैं। अब वो एक साधारण अगर संसद सदस्य हैं और केवल उनके पास ये है कि वो गांधी परिवार से आते हैं इसलिए खड़े हुए हैं, मुझे अब लगता है कि थोड़ा उनका लोकस स्टैंडी भी अब हो जाता है जब वो खड़गे जी के पीछे, हालांकि वो खड़गे जी को आगे रखते हैं,
खुद बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो थोड़ी लोकल स्टैंडिंग टेक्निकली भी मिल जाती है, क्योंकि उसकी जरूरत ऐसे लगेगा क्या जरूरत है, लेकिन मिलती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये एक्सेप्ट किया, राहुल गांधी आज लोकसभा के अंदर मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना, अब मैं खराब शब्द जो मोदी जी इनके लिए यूज करते थे पिछले 10 साल में, वो काम अब उनको बनाने का काम कर रहे हैं। वो रोज प्रूव होगा कि जो मोदी जी ने 10 साल राहुल गांधी के बारे में जो शब्द का इस्तेमाल किया था, वो शब्द फिट उन्हीं के ऊपर हो रहा है। वो संसद में भागेंगे, राहुल गांधी आके संसद में बैठ जाएंगे तो वो भाग जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं संसद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब अब क्या है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने से आप उनको ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई किसी वक्तव्य पे, किसी उस पे अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा एज लीडर ऑफ द हाउस, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी वक्तव्य होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। अब उनसे वो कोई ले नहीं सकता है। दूसरा यह है कि अब बहुत सी कमिटीज होती हैं, उस कमिटीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल रहता है, कमेटी बनाने में भी और कई जगह अपॉइंटमेंट में भी। वहां पे अब वो वाली स्थिति नहीं होगी कि अधीर रंजन चौधरी ने जब कहा कि सीबीआई, अरे वो इलेक्शन कमीशन के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बनने थे, तो उन्होंने 250-300 लोगों की लिस्ट भेजी, 300 ये लिस्ट भेजी, इसी में से हम किसी को कर लेंगे। ये सब हरकतें वो नहीं कर पाएंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अभी तक जो दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में एक तो थोड़ा ठहराव है, पहले भी था, ये सारे गुण थे, लेकिन शायद वो लोग उस नजर से नहीं देखते थे। राहुल गांधी अपनी भाषा में बिल्कुल वो मर्यादा रखते हैं और उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उनका नेचुरल है। आक्रामकता नहीं है, लेकिन मर्यादा है। उसके सामने मोदी जी तो मर्यादा रखते ही नहीं हो, मालूम नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो अब देश के सामने भी एक चॉइस बहुत क्लियर होती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अभय जी से जरा इस उनसे भी टिप्पणी चाहूंगा, जो सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलैरिटी के मामले में मोदी जी से ज्यादा इस समय पॉपुलर राहुल गांधी हैं, और उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब ये देते हैं कि लेकिन अगर योगी और मोदी जी की पॉपुलैरिटी जोड़ ली जाए तो वो लोग ज्यादा, बीजेपी के लोग ज्यादा पॉपुलर है बनस्पत। वो इंडिविजुअल की बात होती है, पार्टी की बात नहीं होती है। मैं उस पर भी चाहूंगा कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आज पॉपुलैरिटी दक्षिण में राहुल गांधी की ज्यादा है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मोदी जी की वो पॉपुलैरिटी का जो सूचांक है वो घटेगा, और राहुल गांधी की जो वो लोगों के बीच में ग्राह्यता कह लीजिए, एक्सेप्टेंस कह लीजिए, पॉपुलैरिटी कह लीजिए, वो बढ़ेगा एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अभय जी से भी मैं टिप्पणी चाहूंगा इस पर। नहीं, ये जो तर्क है ना कि योगी और मोदी की पॉपुलैरिटी जोड़ ली, ये तर्क बुनियादी रूप से गलत है। सीएसडीएस का सर्वे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के बारे में नहीं है। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। तो उसके हिसाब से पता लगता है कि पहले मोदी जी करीब 25 परसेंटेज पॉइंट, 25 या 30 परसेंटेज पॉइंट आगे होते थे राहुल गांधी से। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रक्रिया चली, जो विपक्ष ने करवट बदली, उसमें राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आगे निकल गए हैं मोदी से 4 परसेंटेज पॉइंट। और ये एक ऐसी घटना है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब रखी जाती है तो भाजपा को लगता है कि जैसे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया हो। तो बहुत दक्षिण भारत में मोदी से पहले ही आगे हैं, उत्तर भारत में पंजाब में वो मोदी जी से पहले ही आगे थे, और अब उत्तर प्रदेश में भी आगे हो गए हैं। तो इससे लगता है कि अगर राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी मोदी से ज्यादा नहीं तो मोदी के बिल्कुल मुकाबले के नेता के तौर पर उभर आए हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें आगे अभी 6 महीने बाद फिर सर्वेक्षण वगैरह होंगे, उससे फिर पता चलेगा कि वास्तव में जनता अभी भी वैसा ही सोचती है या उसकी सोच में कुछ परिवर्तन आ गया। एक आखिरी सवाल अभय सर आपसे, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, अब चुनाव के बाद ही मिली, ये चाहे पहले ही मिल सकती थी लेकिन चुनाव के बाद जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को एक और केस में सीबीआई ने अंदर कर दिया है। उनकी पत्नी ने कहा कि एक तरीके का डिक्टेटरशिप है। इस जमानत मिलने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और आपके लिहाज से आम आदमी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? क्या देखिए, ये तो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले पे अगर आप गौर करें तो उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हेमंत सोरेन को बिल्कुल गलत फंसाया गया और उनके खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं। दरअसल उन्होंने वो सब काम किए ही नहीं जिन कामों का उनके ऊपर आरोप लगाया गया।
तो इसी से अंदाज लग जाता है कि भाई विपक्ष का आप किस तरीके से दमन करने पे आमादा है, और वो दमन लगातार हो रहा है। हो सकता है कि इस वक्त सीबीआई हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और केस रजिस्टर्ड करने की योजना बना रही हो, या ईडी उनके खिलाफ कोई और केस रजिस्टर करने की योजना बना रही हो, कुछ नहीं कह सकते। उन्हें शक था कि उन्हें लग रहा था कि कहीं पीएमएलए कानून में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। लोअर कोर्ट ने जमानत दे ही दी थी, हाई कोर्ट ने उस जमानत को रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस पर विचार हो रहा था। हो सकता सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता, उससे पहले ही उन्होंने सीबीआई में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो वो दमन चक्र लगातार चालू है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये दमन चक्र बहुत दिन तक इस तरह चल नहीं पाएगा, क्योंकि राजनीति का माहौल बदल गया है। सब लोगों को लगने लगा है कि मोदी जी कोई ऐसे नेता नहीं है इनको हराया ना जा सके, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है इसको हराया ना जा सके। अब सब लोग जानते हैं कि अगर 4-5% का और कुछ इधर से उधर हो जाता तो अभी ये लोग विपक्ष में बैठे होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो अब अदालतें और जज जो अपने ऊपर दबाव महसूस करते थे, अब उस तरह का दबाव वो महसूस नहीं करते हैं। इससे हो सकता है कि अपने वो न्यायिक विवेक का और बेहतर इस्तेमाल करें, और ऐसी स्थिति में जो विपक्ष के नेता हैं उनको काफी राहत मिलने की अदालतों से उम्मीद है, जैसा कि हेमंत सोरेन को मिल गई है राहत। आनंद सर, क्या आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में केजरीवाल के बगैर ही लड़ेगी, यानी कि वो जेल में रहेंगे, उनकी यात्रा लंबी होने वाली है? नहीं, जैसा मतलब ये कोई किसी के पास नहीं, लेकिन उनके इंटेंशन से तो ऐसा ही लगता है कि मिनिमम हरियाणा इलेक्शन तक तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन काफी लोगों का ये भी मानना है कि दिल्ली इलेक्शन तक भी वो अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे हरदम ऐसा लगता है कि इस तरह की पार्टी जो एक व्यक्ति जिसका ड्राइव कर रहा होता है उसके परफॉर्मेंस पे जरूर फर्क पड़ता है। मैं इसको मानने को नहीं तैयार हूं कि आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहते शुरू से, तो आम आदमी पार्टी का जो अभी परफॉर्मेंस है इसमें 20 जरूर होता। अब वो 3 के 4 एमपी होते कि 3 के 6 एमपी होते ये अलग बात है, लेकिन 3 के 4 जरूर होते। उसी तरह से हेमंत सोरेन अगर बाहर रहते तो झारखंड में इंडिया गठबंधन बेहतर परफॉर्म किया होता। अब कोशिश तो जैसा अभी लग रहा है कि उनको शायद हरियाणा और हो सकता है दिल्ली इलेक्शन तक राहत ना मिले। आवाज नहीं आ रही। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी और आनंद जी से चर्चा करेंगे। आप दोनों लोग बहुत धन्यवाद। नमस्कार।